नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा योगी जिसके जन्म का समय ही 500 साल के गहरे विवाद में उलझा हो, या एक ऐसा संत जिसके नाम पर एक पूरा का पूरा शहर बस जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रभावशाली और उतने ही रहस्यमयी व्यक्तित्व गोरखनाथ की, और कोशिश करेंगे उनकी इस ऐतिहासिक पहेली को परत दर परत खोलने की। तो हमारी ये जो खोज है ना, वो इसी एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है कि आखिर गोरखनाथ थे कौन। क्या वो एक सिद्ध योगी थे, या एक महान संत, या फिर इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई पूरी तरह से सुलझा ही नहीं पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गोरखनाथ कोई मामूली संत नहीं थे। वो तो भारतीय आध्यात्म के एक स्तंभ थे, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा आधार स्तंभ जिसके बिना हम नाथ परंपरा की कल्पना तक नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब भी हम किसी ऐतिहासिक हस्ती को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? यही ना कि वो किस दौर में थे, किस जमाने के थे। बस गोरखनाथ के मामले में यही सवाल सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। और ये रहस्य कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एक तरफ हैं राहुल संकृत्यायन, जो कहते हैं कि वो 845 ईस्वी में थे, तो वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर बर्थवाल उन्हें 11वीं शताब्दी में देखते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो उन्हें 13वीं शताब्दी का बताते हैं। मतलब लगभग 500 साल का फासला। सोचकर देखिए, किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी अनिश्चितता, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो सवाल उठता है कि इतनी अलग अलग रायों के बीच हम माने तो माने क्या? खैर, सालों की बहस और रिसर्च के बाद ज्यादातर विद्वान अब एक नतीजे पर पहुंचे हैं, और वो ये है कि गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी के आसपास मानना सबसे ज्यादा तर्कसंगत लिखता है। तो हम भी अपनी इस पड़ताल के लिए इसी समय को आधार मानकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो समय के इस गुत्थी को फिलहाल 13वीं शताब्दी पर रोककर अब उन बातों पर आते हैं जिन पर लगभग कोई विवाद है ही नहीं। ये वो कुछ ठोस तथ्य हैं जो गोरखनाथ की ऐतिहासिक पहचान की बुनियाद हैं। तो सबसे पहली बात, उनका जन्म स्थान। इस पर सब एक मत हैं कि वो कांगड़ा से थे। फिर आता है उनका कार्यक्षेत्र, यानी वो जगह जहां उन्होंने अपनी साधना की, और वो है गोरखपुर, वही शहर जो आज भी गर्व से उनका नाम लिए हुए है। तीसरा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में उनकी जाति का जिक्र ब्राह्मण के तौर पर मिलता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, उनके गुरु, वो थे महान योगी मत्स्येंद्रनाथ, और यही गुरु शिष्य की जोड़ी नाथ संप्रदाय की रीढ़ की हड्डी है। तो अब तक लगता है कि तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि जैसे हम उनके जीवन से आगे बढ़कर उनकी रचनाओं की तरफ आते हैं, एक और बड़ी पहेली हमारे सामने आ खड़ी होती है। सवाल ये कि आखिर उन्होंने सच में लिखा क्या था? हुआ यूं कि समय के साथ करीब करीब 40 अलग अलग ग्रंथ गोरखनाथ के नाम से जोड़ दिए गए। 40! लेकिन सवाल वही था, क्या ये सारी रचनाएं सच में उन्हीं की थीं? और यहीं से विद्वानों का असली काम शुरू हुआ। मिश्र बंधुओं जैसे जो बड़े शोधकर्ता थे, उन्होंने एक एक करके इन रचनाओं की पड़ताल शुरू की, और फिर इस लंबी चौड़ी लिस्ट को छांटकर सिर्फ 10 प्रामाणिक रचनाओं तक सीमित कर दिया। ठीक है, तो 40 से हम 10 पर आ गए। लेकिन अब एक और सवाल था, ये जो 10 ग्रंथ थे, ये तो बिखरे हुए थे। इन्हें एक जगह कैसे लाया गया? किसने ये जिम्मेदारी उठाई कि गोरखनाथ का जो असली संदेश है वो लोगों तक पहुंचे? बस यहीं से कहानी शुरू होती है गोरखबानी की। और इस कहानी के नायक हैं डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल। उन्होंने ही ये बीड़ा उठाया। उन्होंने पहले गोरखनाथ से जुड़ी 14 रचनाओं को देखा, परखा, उनमें से 13 को प्रमाणिक माना, और फिर बड़ी मेहनत से उन सभी को एक जगह इकट्ठा किया, एक ग्रंथ में संकलित किया, और उसी संकलन को आज हम सब गोरखबाणी के नाम से जानते हैं। मगर जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, गोरखनाथ का विषय पहेलियों से भरा पड़ा है। तो ये कहानी भी इतनी सीधी सीधी खत्म नहीं होती। यहां भी बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है प्रकाशन की तारीख को लेकर। खुद डॉक्टर बर्थवाल के काम को लेकर भी विद्वानों में पूरी सहमति नहीं है। कुछ मानते हैं कि गोरखबानी का संपादन 1930 में हुआ, तो वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह जैसे विद्वान मानते हैं कि ये 1942 में हुआ। अब ये भले ही एक छोटी सी बात लगे, पर यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास को समझना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। और यहीं हम अपनी इस पूरी पड़ताल के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति के जीवन के इतने सारे तथ्य, जन्म का समय,
रचनाएं, सब कुछ इतना विवादित और धुंधला हो तो फिर उनका प्रभाव इतना गहरा, इतना शक्तिशाली और स्थायी कैसे हो सकता है? शायद इसका जवाब ये है कि कुछ महान लोगों की विरासत तारीखों और सबूतों की मोहताज नहीं होती। उनकी विरासत बनती है उनके विचारों की उस अमर शक्ति से जो सदियों के पार भी गूंजती रहती है।